दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू बीपीएससी कंसेप्ट वाला इन न्यू अवतार। अब हम लोग ऐसे ही आएंगे और लर्निंग इन्वायरमेंट को और ज़्यादा इनोवेटिव और ज़्यादा फ्रूटफुल और ज़्यादा एग्जॉस्टिव बनाएंगे। दोस्तों अभी जो भी चल रहा है बीपीएससी 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो देख के ही लगता है दाल में कुछ काला है। जितना बीपीएससी उतारू है रिजल्ट देने के लिए, इतना अगर पहले से एग्जाम को सीरियसली कंडक्ट कराने में लगाया होता ना तो आज ये हालत नहीं रहती जो हम लोग कोर्ट भाग रहे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हैं लोग। लेकिन आपके लिए ये भी जरूरी है कि पढ़ाई ना छूटे, है ना। एक काफी लंबे समय तक अगर पढ़ाई का गैप हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है और लड़ना है तब तक जब तक जीत नहीं हो। हम ऑलरेडी काफी डिले हो गए हैं इन चीजों को लॉन्च वगैरह करने में, आपको पता है रीजन। हम आज कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अभी के समय पे आपको क्या करना चाहिए, अभी के समय पे आपको कैसे प्रोसीड करना है। क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया ना, और रिजल्ट से लेके मेंस का जो टाइम गैप रहता है उसमें आपको एडजस्टमेंट्स में इतना दिमाग ये हो जाएगा कि आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। नया अगर कुछ सीखना चाहेंगे तो उसमें सीखना बहुत मुश्किल होता है और टाइम गैप इतना कम होता है ना। अब तो चूंकि रिजल्ट लग रहा है कि कुछ दिन में आ ही जाएगा, बट ठीक है, हम लोग अपना प्रयास करेंगे कि जो प्रिपरेशन की दिशा है, हमारी मेंस की तैयारी की दिशा है, वो अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, यह भी जरूरी है कि उस पढ़ाई को आप पेपर पे लाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप लिखेंगे वही आपकी तस्वीर होगी ना, उसी को देख के आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाएगा। तो ये जरूरी है कि जो आप पढ़ें उसको लिखें भी। खैर, हम अभी फिलहाल देखते हैं कि मेंस में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर हम थोड़ा आंसर राइटिंग पे बात करेंगे और फिर हमने अपने इनिशिएटिव पे कुछ चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी हम मेंस के लिए आंसर राइटिंग में हमारा पॉलिटी का आंसर राइटिंग चल रहा है सेक्शनल। अब हम लोग देखते हैं इसमें वीडियो में क्या करेंगे। फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं कि मेंस में क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए एज ऑफ नाउ। क्योंकि जैसे जैसे समय करीब आएगा एंग्जाइटी बढ़ेगी, है ना। तो चीजों को कंप्लीट करने की जो जल्दबाजी है ना, उसमें आप क्वालिटी चीजों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, एक आंसर शीट मैंने देखा 69th का ही था शायद, या 68 का था, 68 का था शायद। उसमें कुछ सवाल आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो उस बंदे ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिखा है और मास्टर साहब ने उसमें नंबर भी दिए हैं 4। वो तो शुक्र मनाओ कि जो चेक करने वाले हैं, जो इवेलुएट कर रहे थे, जो एग्जामिनर थे, वो अच्छे मूड में थे, घर में अच्छा सेवे वगैरह खा के आए होंगे। नहीं तो कोई अच्छा अगर प्रोफेसर रहेंगे तो वो उस आंसर को देख के आपका अगला 5 आंसर भी खराब कर देंगे। तो ये सब मत करना बिल्कुल भी। दिस इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ठीक है। कि अगर आपको कुछ लिखना ही है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना है ना, आप कुछ भी लिख देंगे। और हिस्ट्री में तो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया कब, और हम उसके बारे में लिख रहे हैं कब। खैर, हम अभी देखते हैं कि बीपीएससी में असल में हमको फोकस कौन कौन से एरियाज पे करने हैं। सिलेबस तो सबको पता होगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली फोकस एरिया क्या होना चाहिए। जैसे हम अभी देखते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो आपको पता होगा जीएस 1 है, जनरल स्टडीज 1 है। डिटेल में हम थोड़ा इसके बाद डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडीज 1 है। जनरल स्टडीज 1 में जो हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पार्ट है वो डोमिनेट करता है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स है और डेटा इंटरप्रिटेशन है। 3 चीजें जीएस 1 में इंक्लूडेड है। अगर हम जीएस 2 की बात करें तो जीएस 2 में जो जीएस 2 है, जीएस 2 लोगों के लिए जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट भी थोड़े कॉम्प्लेक्स इन नेचर हैं और जो मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में या फिर जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल वगैरह है वो उतने कॉन्साइज, उतने रेलिवेंट, उतने क्वालिटी चीजें नहीं है जिससे आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाए। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे जीएस 2 में तुम पॉलिटी लो, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए लोग क्या पढ़ते हैं, लोग पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। तो लक्ष्मीकांत में प्रियम्बल में क्या पढ़ते हो, जो सारी चीजें हैं लिखी हुई हैं प्रियम्बल में पढ़ते हो। तो प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ते हो और जो मेंस के लिए पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। प्रीलिम्स में फैक्ट ज्यादा पढ़ते हैं, मेंस में हम आर्गुमेंट्स को प्लेस करते हैं फैक्ट्स के साथ, सब्सटेंशिएशन के साथ, सो दैट आपका आंसर एक फाइनल, फुल और कंप्लीट क्वालिटी आंसर हो। इसमें पहला सेक्शन आता है पॉलिटी का। दूसरा सेक्शन जो आता है दैट इज इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। आप एक चीज याद रखना,
जो ये पॉलिटी वाला पार्ट है ना, इसमें सिर्फ वो टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है जो नॉर्मल ट्रिवियल यूपीएससी पैटर्न पे जो सवाल रहते हैं। इसमें और भी कुछ नई चीजें हैं, जैसे रोल ऑफ कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, इलेक्शन कमीशन पे कुछ ज्यादा जोर देते हैं ये। तो ये कुछ एरियाज हैं पॉलिटी में भी जिससे बराबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन थीम्स पर अगर प्रिपरेशन की जाए तो काफी बेहतर रहेगा। उसके बारे में आगे देखते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये दोनों सेक्शन जो है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेक्शन हो जाता है। और एसएनटी जो है रिलेटिवली इजी है। हम एसएनटी को और जो हिस्ट्री एंड कल्चर है उसको सेम कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि एसएनटी से उतने ज्यादा इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर नैनोटेक पूछ रहा है ना तो हर साल नैनोटेक पूछेगा, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यह जरूरी है प्रिपेयर करना एसे को, क्योंकि एसे हैज बीन द डिसाइडिंग फैक्टर इन द 69th बीपीएससी रैंक एलोकेशन। देखोगे ना तो 10 नंबर के अंतर में किसी को एकदम टॉप रैंक मिल गया है लेवल 9 का, किसी को लेवल 7 में रह गए हैं, है ना। तो एसे इज प्लेइंग अ मेजर रोल दिस डेज इन पोस्ट एलोकेशन, और कहें तो रैंक एलोकेशन जो है उसमें एसे का बहुत बड़ा रोल हो गया है अभी। तो ये जरूरी है कि एसे को अच्छे से पढ़ा जाए। और एसे में भी जो हमारे पार्ट्स हैं ना, बेसिकली इसमें भी 3 सवाल रहते हैं। तो जो तीसरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल वाला, ठीक है, क्योंकि बिहारी प्रोवर्ब्स की बात करते हैं तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ख्याल रखना है। तो ऐसे में सजेशन यह रहेगा हमारा कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें उतना प्रैक्टिस करें, और उसको इवैल्यूएट जरूर कराएं, किसी से अपना एक बार फीडबैक जरूर लें। एग्जाम से पहले हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम आप कम से कम 25 से 30 ऐसे लिख के गए होंगे, तभी आप वो फ्लो, वो कंसिस्टेंसी, वो कंटेंट मेंटेन कर पाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। चौथा, जनरली इग्नोर्ड चीज होता है, लेकिन ध्यान रखो पिछले बार बहुत सारे लोग इसमें फेल होने की वजह से ये पूरा अच्छा करने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाए, एंड दैट इज ऑप्शनल। एज यू वुड बी अवेयर कि ऑप्शनल को अभी क्या कर दिया गया है, ऑप्शनल को बिल्कुल ही वैकल्पिक बना दिया गया है ना। एमसीक्यू बेसिस पे एक बेसिक मार्क्स लाने हैं, लेकिन आपको उस बेसिक मार्क्स लाने के लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मस्ट गिव एटलीस्ट 10 to 20% टाइम, है ना। चाहे 3 दिन में एक बार दे दो, 4 दिन में एक बार दे दो, लेकिन छूना जरूर, क्योंकि लास्ट में इतनी एंजाइटी होगी कि इसको कुछ पढ़ नहीं पाओगे फिर। जो भी ऑप्शनल है, अगर पहले से प्रिपेयर्ड है तो वेल एंड गुड, अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो ऐसे सब्जेक्ट्स लो जिन पे तुम्हारा अच्छा कमांड हो सकता है, जैसे हिस्ट्री है ना। एक वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर सोशियोलॉजी लेते हो तो कंप्लीट तुमको सोशियोलॉजी फिर से कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज तुम उसका आंसर ठीक से नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसको भी लाइट नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। बहुत लोग इसमें लटक रहे हैं, अभी पीएसआईआर वगैरह का ऐसा क्वेश्चन आया था, बहुत लोग लटके हैं इसमें, तो इसको भी सीरियसली लेना है। अब आगे देखते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं किसमें कैसे पढ़ा जाए ताकि हम और ज्यादा इनोवेट कर पाए। अगर हम GS1 की बात करते हैं तो GS1 में हमारा पहला क्या था, हमारा पहला था हिस्ट्री एंड कल्चर, राइट। दूसरा था हमारा जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं या जिसको करंट अफेयर्स कहते हो। तीसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। देखो, जो हिस्ट्री एंड कल्चर है, तुम्हारा ये काम रहेगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, एटलीस्ट जो मार्केट में अवेलेबल रहेगा 45th बीपीएससी के बाद से जनरली अवेलेबल रहेगा मेंस का क्वेश्चन, अगर इससे पहले का भी है तो वेल एंड गुड। सॉरी, क्या करना है कि हिस्ट्री एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक्स आए हैं, इन टॉपिक्स की लिस्टिंग कर लो, इन टॉपिक्स की लिस्टिंग कर लो, एक थीम वाइज एक लिस्ट बना लो कि बिरसा मुंडा से क्वेश्चन आया है, संथाल से क्वेश्चन आया है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन आया है, सीडीएम से क्वेश्चन आया है। तुमने यहां पे टॉपिक लिख लिया, अब उससे क्या क्या सवाल, कौन कौन से डायमेंशन का सवाल आया है वो यहां मेंशन कर लो उसके आगे, ठीक है। तो उससे तुमको एक ट्रेंड का आइडिया लगता जाएगा कि अब जो क्वेश्चन आएगा, जो 70th में क्वेश्चन आएगा, वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। हाउ पूछ दिया, व्हेन पूछ दिया, है ना, व्हाट पूछ दिया, अब जो पूछेगा वो क्या होगा। हो सकता है यही वाला चीज रिपीट हो जाए, हो सकता है अगर कुछ नया भी देगा तो तुम ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इस तरह का जरूर कर लेना। फिर बाकी जितने टॉपिक्स हैं उसको प्रिपेयर कर लेना। और हिस्ट्री में याद रखना, कंटेंट सबके पास सिमिलर है, तुमको क्या ऐड करना है, उसमें थोड़ा बिहार का तड़का डालना है ना। जितना क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें बिहार का तड़का जरूर डालना है। कल्चर वाले में कल्चर वाला जितना सवाल है ना, लोग बोलते हैं डायग्राम अच्छा बनाओ, ठीक है बना सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, आंसर को पॉइंट वाइज तो लिखना ही चाहिए, आंसर राइटिंग में बात करेंगे इसकी। मेरा ये सजेशन रहेगा कि कल्चर में जो कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं अगर उसकी बात कर लो, कंटेम्पररी डिस्कशन कर लो हिस्ट्री वाले में, तो वो आपको वैल्यू एड देगा। जैसे मौर्यन आर्ट की बात करते हैं, मौर्यन आर्ट की तैयारी करते हैं लोग, तो रिसेंटली देखो कुम्हरार में कुछ तो मिला है, एक बार सर्च करना गूगल पे, कुछ तो मिला है नया चीज। इस चीज को अगर मौर्यन आर्ट में ऐड करोगे तुम्हारे आंसर में वैल्यू एडिशन होगा, है ना, और एग्जामिनर विल बी फोर्स्ड टू गिव यू एन एक्स्ट्रा 1 और 2 मार्क्स। तो इस चीज को कल्चर वाले पार्ट में तुम कंटेम्पररी इश्यूज को जरूर इंक्लूड करना, दैट गिव्स अनदर डायमेंशन टू योर आंसर। नाउ अब आते हैं जो कंटेम्पररी इश्यूज है या जिसको हम करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। ये करंट अफेयर्स जो है ये काफी डायनेमिक रहता है। जब से 8 मार्कर आया है ना, ये बहुत टेंशन देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। स्काउट्स गाइड्स वाला पूछ लिया, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पूछ दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था उस पे, है ना, तो सॉरी गाइडलाइंस था नॉट रूलिंग। तो इस तरह के सवाल थोड़े अनप्रेसिडेंटेड इन नेचर हैं, तो ये जरूरी है कि इस पे एकदम से होलिस्टिक प्रिपरेशन की जाए, है ना। जितने भी पिछले, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट तुम जो है पिछला 6 मंथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना, उनको जॉट डाउन करना है, उस पे मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना है ना, एकदम मल्टी डायमेंशनल पढ़ना है, थोड़ा खुद से जोर देना है इसमें, क्योंकि खुद से जब तक नहीं होगा एनालिसिस तब तक आंसर अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है चीज, कंसेप्ट नहीं आता है उसमें, रटने से हर चीज नहीं हो जाता है ना। तो लास्ट 6 मंथ्स पे करंट अफेयर्स में फोकस करना है, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, और अभी जो चल रहा है उसको पक्का से पढ़ना है, जो फरवरी में चलेगा उसको पक्का से पढ़ना है ना। एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक जो चलेगा या आधा मार्च तक जो चलेगा उसको जरूर पढ़ना है करंट अफेयर्स में, और उसको कंप्लीट करना है, उस पर नोट्स बना के रखना है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी टॉपिक्स तुमने यहां लिखे हैं ना, इसे, है ना, करंट अफेयर्स में इसकी जरूरत नहीं है, बट करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे, इन टॉपिक्स का तुमको सिंगल पेजर्स बना के रखना है। सिंगल पेजर होता है कि तुम्हारा एक पेज यहां है ना, यहां पे टॉपिक नेम है, और ये कंप्लीट पेज में तुमने उस टॉपिक को कवर कर दिया। कैसे? तुमने फ्लो चार्ट बना दिया ऐसे करके, तुमने, है ना, इस तरह का हब एंड स्पोक बना दिया, इस तरह से करके तुमने अपना एक नोट्स बना लिया, ऐसा नोट्स बना लिया। किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है तो दैट वोंट टेक मोर देन 3 और 4 मिनट्स। जब तुम्हारा एग्जामिनेशन डे होगा उस दिन तुम इसको रिवाइज कर सकते हो, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते जाते रिवाइज कर सकते हो, लुक कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है कि तुम जो है इसका एक डेटा एंड फैक्ट्स वाला, जो डेटा एंड फैक्ट्स तुम ऑलरेडी पॉलिटी में बनाओगे, इकोनॉमी में बनाओगे, है ना, तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डेटा एंड फैक्ट्स है उसकी शीट की हर एक टॉपिक के अराउंड में तुम डेटा एंड फैक्ट्स का एक अलग से डब्बा इसे बना के रखोगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि तुम इन चीजों को रिकॉल कर पाओगे बार बार। जितना सब्सटेंशिएशन करोगे आंसर का उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जनरलिस्टिक तो सब लिखते हैं, मार्क्स उन्हीं को अच्छा आता है, टॉप वही करते हैं जो अपने आंसर में थोड़ी सब्सटेंशिएशन लाते हैं, जो अपने आंसर को थोड़ा सा तार्किक बनाते हैं। आप जो पॉइंट लिख रहे हैं आप उसको प्रूव कर रहे हैं, तभी जाकर आपको आंसर मार्क्स मिलेंगे अच्छे, राइट। तीसरा है डीआई। देखो डीआई ऐसा सब्जेक्ट है ना, मान के चलो कि दिस इज टू मच स्कोरिंग, है ना, मतलब जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा स्कोरिंग। तुम हिस्ट्री एंड कल्चर में आंसर लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, 60% मार्क्स देंगे, है ना, 70% मार्क्स देंगे, उससे ज्यादा तो नहीं देंगे, है ना। फैमिली मेंबर तो हो नहीं तुम ये जो 80% तुमको दे देंगे किसी बीच में। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन की ये एबिलिटी है कि यू कैन स्कोर 72 आउट ऑफ 72। तो अगर सिलेक्शन श्योर करना है तो ये श्योर करना पड़ेगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सवाल है वो एक भी गलत ना हो, किसी भी तरीके से गलत ना हो, है ना। तो 72/72 शुड बी योर टारगेट, क्योंकि इसमें अगर अच्छा मार्क्स आ गया ना तभी जाके GS1 में तुम, है ना, 180+, GS1 में 180+, अगर 180+ मार्क्स स्कोर कर गए तो सिलेक्शन डन है, सिलेक्शन कोई नहीं काटेगा। लेकिन अगर डीआई में पीछे पड़ गए, अगर डीआई में 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या है कि GS1 का जो एवरेज स्कोर है दैट कम्स अराउंड 160 to 170, मान के चलो 165 तो रहता ही है GS1 में स्कोर। लेकिन अगर ये डीआई गलत हो गया तो ये 165 का स्कोर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो मार्क्स ज्यादा आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो उसके लिए मेहनत बहुत चाहिए, लेकिन डीआई के लिए सेम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो मेरा यही कहना है, सिंगल एडवाइस है, डीआई का प्रैक्टिस खूब करो। कहां से करो? तुम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के डेटा इंटरप्रिटेशन के, उन सबको कर जाओ, कम से कम 2 से 3 बार करो, है ना, कम से कम 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन करो, 2 से 3 बार, नया करने की जरूरत नहीं है। अब उन क्वेश्चंस में देखोगे ना फंसाते कहां हैं ये हमेशा फंसाते हैं लैंग्वेज में, डीआई में।
जो मेंस दे चुके होगे वो मेरी बात पे जरूर यकीन करोगे और नोट करोगे उसमें कि जो डीआई में फंसाया जाता है वो लैंग्वेज पे फंसाया जाता है, और लैंग्वेज पे फंसाने के कारण लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे कि एक बार हम जीएस 2 को भी देख लेते हैं। हमने जीएस 1 को देखा, चलो जीएस 1 नहीं देख लेते हैं। अब हम लोग जीएस 2 की अगर बात करते हैं, जीएस 2 की बात करें, जीएस 2 के भी 3 पार्ट। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, तीसरा साइंस टेक। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अगर पॉलिटी वाला पार्ट देखो ना, अगर पॉलिटी वाला पार्ट देखो तो पॉलिटी वाले पार्ट का क्या खासियत है ना कि इसमें थीम्स जो हैं वो एकदम रिपीटेड थीम्स आते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन पे पूछा तो फिर से इलेक्शन कमीशन पे पूछेगा, फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटी पे रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी पे रहेगा क्वेश्चन। तो अगर इसके तुम नोट सही से बनाते हो, कंटेंट एनरिचमेंट करते हो, और उसको जो रिसेंट चीजें हो रही हैं, रिसेंट में जो घटनाएं हो रही हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी प्रिपरेशन अगर करते हो तो अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे फेडरल पॉलिटी है, फेडरलिज्म से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अगर फेडरलिज्म पे जो भी रिसेंट में इंसिडेंट हो रहे हैं, स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन है, जो तलखी है, जो नियरनेस है, या कहते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और जो भी है उसकी चर्चा अगर इसमें कर देते हो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं आएंगे। और यही दिक्कत होती है कि लोग के मार्क्स नहीं आते हैं क्योंकि वो पॉलिटी में करंट रेलिवेंस नहीं दे पाते हैं। पॉलिटी में करंट रेलिवेंस बहुत ही जरूरी है, उसमें 2-3 एग्जाम्पल जरूरी है। उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड, जैसे मैं सिंगल पेजर मैंने बताया था जीएस 1 में, उसी तरह से इसमें भी सिंगल पेजर बनाने की जरूरत है। और वो सिंगल पेजर जैसे प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल से रिलेटेड कौन कौन से तुम्हारे, एक तो कीवर्ड्स हो जाएगा, उस कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन से जजमेंट्स आए हैं, उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स हुआ है, उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या कुछ रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में है। अगर उसका एक पेजर बना लोगे यहां पे तो ये तुम्हारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा कि रिवीजन इजी हो जाएगा, तुम्हारा बार बार देखना नहीं पड़ेगा, और तुम्हारे आंसर में एक वैल्यू एडिशन होगा, एंड दैट वैल्यू एडिशन विल फेच यू मार्क्स। सिमिलरली इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर बात करो तो ये भी, इसके क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे से ही जनरली रहते हैं। एक बेसिक इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, बेसिक इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सर्वे में जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। उसके साथ एक मान लें इंडेक्स वाला चीज, जनरली इंडेक्स कंटेम्प्रेरी इश्यूज में पूछा जाता है, लेकिन यहां भी पूछने के चांसेस रहते हैं कोई भी इंडेक्स का। बट इसमें इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार का, है ना। इसमें जो भी सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में, उनका कॉन्टेक्स्ट बिहार से जोड़ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तभी जाके मार्क्स इसमें अच्छे मिल पाएंगे। तुम जो भी कोई कॉपी देखोगे ना जिसमें अच्छे मार्क्स हैं इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में, दैट इज जस्ट बिकॉज दे हैव लिंक्ड इट विथ बिहार कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। ठीक है, बिहार में जो भी चल रहे हैं उससे लिंक करने के बाद इसमें अच्छे मार्क्स आए हैं जीएस 2 में। तीसरा साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें भी रिपीटेड थीम्स पे सवाल आते हैं। कुछ कुछ चीजें जो नई हो रही हैं, जैसे चंद्रयान का हुआ है, गगनयान का हुआ है ना, अभी अपना स्पेस स्टेशन होने वाला, अंतरिक्ष स्टेशन खुलने वाला है अपना। ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं एकदम से रिसेंट डेवलपमेंट नहीं, कुछ चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है, उस पे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर एक ब्रॉड आइडिया रहता है चीजों का, है ना, जैसे इसमें न्यूक्लियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर न्यूक्लियर पे आपका एक ब्रॉड आइडिया है तो रिसेंटली जो एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया बनाया है ना, पता होगा आपको, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो बनाया कालपक्कम में शायद बना है, तो वो अगर इसके बारे में आइडिया है कि ये काम कैसे करता है, इसका पीछे कंसेप्ट क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है साइंस टेक में, तो इसका आंसर देना इजी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो इसकी चर्चा तो जरूर करनी है क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है। लोग यही गलती करते हैं कि आंसर तो लिख देते हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू प्लेस द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। उसके कारण क्या होता है, आपका आंसर एकदम जनरलाइज हो जाता है, आपको नंबर भी जनरलाइज मिलते हैं, राइट। अब उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो अब देखते हैं कि आंसर राइटिंग, इतना तो हमारा कंटेंट डेवलपमेंट में हो गया, मेंस में आपको कौन से सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है। अब आंसर राइटिंग की बात करें, अगर हम लोग फिलहाल जीएस पे स्टिक हैं, ऐसे की चर्चा बाद में अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो बहुत लेंथ बड़ा हो जाएगा फिर। अगर आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ते हो, आप जो सीखते हो, और
आप जो लिखते हो इसके बीच में एक चीज आती है, वो है मेमोरी। इस मेमोरी का अगर इस राइटिंग के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा, तब तक आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि आपको आंसर राइटिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने फंडामेंटल राइट के बारे में काफी कुछ पढ़ के रखा है, ठीक है, कौन से पार्ट में है, आर्टिकल नंबर कितना से कितना है, किसके द्वारा लाया गया, कहां से इन्फ्लुएंस्ड है, और दो चार इसके रेलिवेंस, आर्टिकल 21 के बारे में आपने बता दिया, 19 के बारे में बता दिया। अब पूछ रहा है अगर कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या रिलेशन है, तो ये चीज आप इन फैक्ट के जरिए नहीं कर सकते हैं, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास इसके लिए प्रॉपर आर्गुमेंट्स हो, ठीक है। वो प्रॉपर आर्गुमेंट्स तब डेवलप होंगे जब ये चीजें आपकी मेमोरी में हो और आप चीजों को रिलेट कर पाए। वो चीज डेवलप होगी जब आप कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग करते हैं, आप एकदम बढ़िया से आंसर राइटिंग का हैबिट डेवलप करते हैं। कोई भी टॉपिक आया उसको आप एटलीस्ट ये कैपेबल रहते हैं कि 2 पैराग्राफ तो आराम से लिख ही देंगे। अभी देखो 8 नंबर वाला जो सवाल है, जो शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं आजकल, फर्स्ट पेज में तो तुम्हारा इतना क्वेश्चन रहता है, ठीक है, आधा क्वेश्चन रहता है, तुम्हारे पास इतना जगह मिलेगा और नेक्स्ट पेज पूरा ब्लैंक मिलेगा। मतलब 8 मार्कर के लिए 8 मार्कर के लिए देखो तो इतना जगह प्लस इतना जगह तुमको मिलता है 8 मार्कर के लिए। वहीं अगर 38 मार्कर देखो या साइंस टेक में 36 है, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें डायमेंशन भी उतने कवर करने हैं। तो तुम्हारी ये होनी चाहिए एबिलिटी कि 2 पैराग्राफ जो है आराम से लिख पाओ, ताकि 8 मार्कर वाले क्वेश्चन जनरली छूटते हैं लोगों को, क्योंकि जो भी 38 मार्कर वाला होता है ना, वो नॉन टॉपिक पे आता है, गौर करना। लेकिन जो 8 मार्कर वाला आता है वो अननोन कुछ भी पूछ देता है। तो उसके लिए रेडी रहना है 2 पैरा लिखने के लिए किसी भी इस तरह के टॉपिक को। वो तब डेवलप होगा जब कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग कर रहे हो, राइट। तो कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग करने के लिए आपको फिर ये सवाल उठता है कि कब शुरू किया जाए, कहां से शुरू किया जाए, क्या लिखा जाए और सोर्स क्या होगा। तो जब भी पहला सवाल होता है ना कि हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें, कहां से करें, तो आंसर राइटिंग आप तभी स्टार्ट करें जब आपने एटलीस्ट उसके बेसिक्स पढ़े हैं, उनके कंटेंट पे आपका कमांड है, जब आपने उसके जो बेसिक नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं, तब जाके आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का सोचें। ऐसा नहीं कि आज ने हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और आज ही हम आंसर राइटिंग, ये गलत तरीका है, क्योंकि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा, है ना। तो डोंट डू दिस, डू जब आपके बेसिक नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, आप उस नोट्स को 1-2 बार पढ़ चुके हों, तब आप जाके करें, है ना। उससे क्या होगा कि आप क्वालिटी को भी इनहांस कर पाएंगे, और स्पीड तो लास्ट में मेंटेन हो जाता है। जब आप कुछ आंसर लिखते रहेंगे तो स्पीड हो जाए, स्पीड की चिंता नहीं करनी है। अगर एक आंसर में आधा घंटा भी लग रहा है ना, मतलब अभी से 1 हफ्ता तक, तब भी ठीक है। उसके बाद अगर उतना टाइम लग रहा है तो थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि आपको लिखने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि जब से ये 8 मार्कर आया है ना, लोगों के क्वेश्चन छूटने चालू हो गए हैं। आप देखोगे, गौर करना, जो भी टॉपर्स हैं उनसे पूछना, उन्होंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं होगा। जिनका नहीं छूटा वो सेलेक्ट हुए, जिनका छूटा वो बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं, वो बाहर हो गए। तो आपको ये कोशिश करना है कि अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, और जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा तब आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। फिलहाल क्वालिटी पे काम करना है। कहां से किया जाए, तो मेरा तो सबसे पहला चीज है, आप कहीं से करो, किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत छोड़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी द की। आपको एटलीस्ट एक बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना चाहिए, है ना। और लिखना ही एनफ नहीं है, आपको उसका इवैल्यूएशन भी कराना पड़ेगा अच्छे ढंग से। अब ऐसा इवैल्यूएशन मत कराना यार कि इंट्रो ओके, बॉडी गुड, कंक्लूजन वेरी गुड, ओवरऑल योर आंसर इज टू गुड, है ना। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इवैल्यूएट वैसा कराओ जिससे तुमको तुम्हारी कमियों का पता चले, है ना, तुम कहां मिस कर रहे हो। तुमने जो बॉडी में लिखा 4 पॉइंट लिखा, लेकिन इन 4 पॉइंट में मात्र 1 पॉइंट है जो रेलिवेंट है, बाकी 3 पॉइंट किसी काम के नहीं है, ये बताने वाला होना चाहिए, तब जाके तुम्हारी क्वालिटी इंहांस होगी। अदरवाइज क्या है, लिखने का तो कुछ भी लिख देते हैं लोग, है ना, वो समझ नहीं है अभी। तो वो चीज तुमको जरूर करना होगा। जब पीवाईक्यू करते हो तो कोई एक मॉडल आंसर उठाओ जो बढ़िया स्टैंडर्ड मॉडल आंसर तुमको लगे, वहां से अपने आंसर को मिलाओ, और जब तुम्हें लग जाए कि उस आंसर से, मॉडल आंसर से तुम्हारा आंसर नियर बाय है, वेल एंड गुड है, नियर बाय एकदम करीब है, तो तुम समझ सकते हो कि बढ़िया। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या हम आंसर राइटिंग ज्वाइन करें। अभी आंसर राइटिंग ज्वाइन करोगे, फिर रिजल्ट कुछ क्या होगा तुमको पता नहीं है। तो एज ऑफ नाउ रुक जाओ। मेंस जो इसका टेस्ट सीरीज है, मेंस का टेस्ट सीरीज, वो थोड़े टाइम के बाद ये करना। हम लोग भी लाएंगे, हम लोग भी ऑफलाइन पटना और दिल्ली दोनों जगह
मेंस की टेस्ट सीरीज करेंगे। बट फिलहाल अभी लिखने पे फोकस करो, क्वालिटी इंहांसमेंट पे फोकस करो। मेंस टेस्ट सीरीज इज मेनली, मुझे जो समझ है, मेंस टेस्ट सीरीज इज मेनली टू मैनेज द टाइम, है ना। उतने क्वेश्चंस उतने टाइम फ्रेम में जो लिखना है उसको मैनेज करने के लिए मेंस टेस्ट सीरीज देना चाहिए। और क्वालिटी इंहांसमेंट तो होता ही है, उन क्वेश्चंस को रिवाइज तो कर ही पाते, उसी बहाने मेरा 2-3 रिवीजन हो जाता है सब्जेक्ट का। फिर है कि क्या लिखना है, कैसे पता चले? तो आपने जो, मैंने इसीलिए पहले बोला कि जब तक आपके नोट्स ना बने हो, जब तक आपके कंटेंट ना प्रिपेयर हो, तब तक आप आंसर राइटिंग में मत घुसो, क्योंकि घुसोगे तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन एक चीज और भी है कि अगर आप, समय कम है आपके पास, है ना, तो चलो ये शॉर्टकट तरीका पर, अगर समय कम है आपके पास, तो सपोज आपने जीएसओ ने स्टार्ट नहीं किया है अभी, आप बिरसा मुंडा पे आपने एक क्वेश्चन देखा, मुंडा रिबिलियन पे आपने एक क्वेश्चन देखा। अब मुंडा रिबिलियन पे जो एक स्टैंडर्ड आंसर है आपके पास, उसको पढ़ लिया आपने। अब पढ़ तो लिया एक बार, फिर 2 बार पढ़ो, उसके बाद बुक बंद कर दो और उसके बाद लिखना चालू करो उस पर। सेम चीज जो आपने पढ़ा उसी को लिखो। तो ऐसे कर करके सारे क्वेश्चंस को, जितने पीवाईक्यू हैं, उसको बार बार लिख लिख के आपकी थोड़ी सी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपने अभी तक कंटेंट प्रिपेयर नहीं किया है, तो अगर आपने किया है तो दैट इज फार फार बेटर देन कि इस तरह से लिखने का, है ना। ये शॉर्टकट तरीका है, बट इसको अपनाना मत अभी। अगर, मेरा तो यही सलाह है, कंटेंट प्रिपेयर करो, उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करो। आंसर राइटिंग के लिए इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस क्वालिटी, उसके बाद स्पीड आता है। तो क्वालिटी इन्हांसमेंट होगा जब तुम कम लिखोगे लेकिन अच्छे से लिखोगे, है ना। अब सवाल उठता है कि अब कैसे किया जाए उसको, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बीसीडब्ल्यू क्या करेगा? इससे पहले देखो कि हम जो कॉपी, हमारे यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं, जैसे ये देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सवाल है, कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इन्होंने इंट्रो लिखा इतना, ठीक है, उसके बाद इंट्रो के बाद इन्होंने यहां पे एक जजमेंट की भी चर्चा की, यहां पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में लिखा, केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद इन्होंने कितने अच्छे से डायमेंशंस पकड़े हैं, कितने अच्छे से डायमेंशंस पकड़े हैं। इसने लिखा रोल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, है ना, और कितने सलीके से लिखा हुआ। इन्होंने पॉइंट वाइज मेंशन किया, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। यहां पे 1-2 लिखना ज्यादा सही है, लेकिन जो भी लिखा है, इनकी जो राइटिंग है सुपर्ब, इनका जो स्ट्रक्चरिंग है वो सुपर्ब, है ना। फिर देखो तो इन्होंने जो डायमेंशंस कवर किए हैं वो भी बढ़िया है। तो इस तरह की आंसर राइटिंग आपको जरूरत है। अगर इस तरह की चीजें आप डेवलप नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप पिछड़ते जाओगे, ठीक है। और इवैल्यूएशन भी ऐसा होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि इंट्रो गुड, कंक्लूजन वेरी गुड एंड ओवरऑल टू गुड, ये चीज नहीं होना है, राइट। फिर देखो एक हिंदी की कॉपी देखते हैं। हाँ देखो, इन्होंने काफी अच्छा लिखा है। शेख हसीना वाला और बांग्लादेश इशू पे जो है, उस पे इन्होंने कितना बढ़िया लिखा है। और हमने ये कोशिश की है ना कि जहां भी ये लिखे हैं इनको सही चीज बताया जाए कि आपने क्या गलती की इंट्रोडक्शन में। ऐसा नहीं कि आपको अप्रिशिएट करते चले, नहीं, आप में खामी क्या है, खामी ढूंढना है। चाहे बहुत अच्छा आंसर लिखे फिर भी हमको ढूंढना है, अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो ये गलत है फिर, है ना। तो इस तरह से हिंदी की कॉपी देखो कितनी बढ़िया इन्होंने लिखा है। एक तो हैंड राइटिंग अच्छी है, उसके बाद सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इन्होंने डायमेंशंस बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। जब आप डायमेंशन कवर करते हैं ना ज्यादा, तो क्या होता है कि आपका आंसर में बहुत एक मल्टीफेसिटेड अप्रोच दिखता है आपका किसी भी चीजों को लेके, है ना। वो चीज इनके आंसर्स में दिख रहा है। नाउ अब हम लोग वापस आते हैं कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। तो हम लोग अभी तक जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें हम लोग GS2 की आंसर राइटिंग ऑलरेडी चल रही है। इसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना। हम 2 ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक DI के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो हमने ये सब इसलिए चुना था कि स्टार्टिंग में अगर पॉलिटी और इकोनॉमी कर लेते हो तो तुम्हारा टेंशन थोड़ा कम हो जाता है कि आगे क्या करना है। फिर हमने 2 ऐसे की प्रैक्टिस की, हमने कहा कि 25 से 30 ऐसे अगर प्रैक्टिस हो गया ना तो लाजवाब हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ऐसे भी लिखना की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। फिर हमने DI की, क्योंकि DI इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने काफी स्पेसिफिक इन टॉपिक्स को चुना था। लेकिन फिर स्टूडेंट्स का डिमांड आया कि बहुत जगह वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए, वहां भी हिस्ट्री चल रहा है उनका, ठीक है। और भी
मैसेज आते हैं कि हमको हिस्ट्री से ही स्टार्ट करना है, GS1 से। हम लोग GS1 की भी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो GS1 की आंसर राइटिंग है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली 10 GS के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 10 GS क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो इसका डिटेल देख लेते हैं, शायद मेरे पास डिटेल हो। यस, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि टोटल 10 GS के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट से एक है। और एक चीज गौर करना, जो भी हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं ना, ये टॉपिक्स मोस्ट रिकरिंग टॉपिक्स है बीपीएससी में। यहां से ये इन सब थीम से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। चंपारण सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे हमने सवाल लिए हैं, पाई चार्ट और बार ग्राफ पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसके बाद पाला आर्ट, पटना कलम और मौर्यन आर्ट पे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारी थीम है, वो थीम हम इंपॉर्टेंट थीम्स को कंसीडर कर रहे हैं इसमें। हम कोई एक्स्ट्रा चीज या उल्टा सीधा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमने 2 कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी लिया है, क्योंकि देखो ये काफी न्यूज में था। बांग्लादेश चूंकि आईआर का भी पार्ट है और कंटेम्प्रेरी इश्यूज में हमने देखा था कितना इंपॉर्टेंट है। और इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ऑलरेडी 1 साल हो गया है ना, बहुत ऑलरेडी सवाल आया भी था 69th में। इस साल भी संभावना है कि इससे सवाल पूछे जाए। तो हम इतनी चीजें पे प्रैक्टिस करेंगे। हम कैसे इसमें करते हैं, हम क्या करते हैं, चलो वापस चलते हैं बोर्ड पे। हाँ, हम इसमें क्या करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं। हमारा एक लर्निंग पोर्टल है, उस लर्निंग पोर्टल पे हम आपको एक सवाल देते हैं। आप उस सवाल का आंसर लिखते हैं अपनी कॉपी में, या एक जो हम स्टैंडर्ड BCW की आंसर शीट देते हैं उसमें भी आप लिख सकते हो। आप लिखोगे, इसको स्कैन करोगे, और हम एक इवैल्यूएशन पोर्टल है हमारा, इसकी डिटेल्स आप जब इनरोल करोगे तब आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन। इवैल्यूएशन पोर्टल पे आप इस आंसर के स्कैन कॉपी को अपलोड करते हो। जैसे ही आप अपलोड करते हो, हमारे एडमिन को पता लग जाता है कि आपने कॉपी अपलोड की है। वो उस पर एक मेंटर एलोकेट करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी देखो जो प्रिंस बाबू मिश्रा हैं, IRS हैं, वो हमारे आंसर राइटिंग टीम को लीड कर रहे थे। तो हमारे यहाँ वही मेंटर्स, इवैल्यूएटर्स वही हैं जो आइदर UPSC BPSC क्वालिफाइड हैं, या दे हैव अपीयर्ड फॉर UPSC और BPSC इंटरव्यूज, है ना। तो उनमें ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है कि वो आपको मेंटर कर सकें, आपके आंसर को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। तो हम एक असाइन करते हैं। ये असाइन करने के बाद जब ये कॉपी चेक करते हैं, उसके बाद एडमिन उनको एक रिव्यूअर अलॉट करता है। ठीक है, आपकी कॉपी को सेकंड राउंड रिव्यू होता है। उसके बाद जब रिव्यू हो जाता है तो ये वापस जब अपलोड करते हैं तो ये कॉपी आपके उसी पोर्टल पे जहां अपलोड की थी उसके बगल में आपको इवैल्यूएटेड कॉपी दिख जाती है। आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं ना कि आपको आंसर राइटिंग के बेसिक्स के बारे में बताया जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि लिखने दे दिया और बस कॉपी चेक कर दिया। हम आपको आंसर राइटिंग कैसे किया जाए इसके बारे में कम से कम 2 वीडियो तो देते हैं। ठीक है, हम ये भी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट एक सेशन रखा जाए आपसे, लाइव सेशन। उस सेशन में हम आपसे बातचीत की। हमारा निपुण प्रोग्राम काफी पहले से चल रहा है, करीब 1 साल 1.5 साल हो गया, और काफी सक्सेसफुल है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का अप्रिशिएशन आता है कि हमारे जो वर्किंग इसमें चलता है प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है और काफी एफिशिएंट है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर आपके एक लाइव सेशन करवाते हैं। हम इसमें मॉडल आंसर भी देते हैं आपको। जो हम सवाल पूछेंगे, जो भी आपने देखा अभी, उस पर हम आपको मॉडल आंसर भी देंगे। उन मॉडल आंसर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मॉडल आंसर रहता है। और ये मॉडल आंसर जो प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड, आइदर सिविल सर्विसेज से क्वालिफाइड या फिर इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स ही बनाते हैं, है ना। कोई पुराने क्वेश्चंस नहीं होते, हम हमेशा फ्रेश क्वेश्चंस देते हैं। तो आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, आपकी कॉपी इवैल्यूएट हो जाएगी, आपके 2 आंसर राइटिंग सेशंस हो जाएंगे, एक लाइव सेशन भी होगा जो डिस्कशन वाला होगा। और ये जो कंप्लीट प्रोग्राम रहता है हमारा, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ होती है। मतलब टोटल हम जो आपको 12 क्वेश्चन कराएंगे, 12 क्वेश्चन जो कराएंगे, बेसिकली दिस इज फॉर योर क्वालिटी इन्हांसमेंट, है ना। ये आपकी क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए है। और अगर आप चाहें तो टाइमर लगा के रख सकते हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं जनरली कि आपको कितने टाइम में लिखना चाहिए। वो सब डिटेल आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। अगर आपको बाय करना है तो आप bpscconceptwala.com पे जाएंगे, या हमारा पोर्टल है learn.bpscconceptwala.com पे जाएंगे तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। निपुण
GS1 जैन 2025 नाम से एक कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आपको जो भी इसमें डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। आपसे हम एक पीडीएफ भी शेयर करेंगे, जो हमने पीडीएफ यहाँ देखा था, ये पीडीएफ भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, सो दैट इन केस ऑफ एनी डाउट, है ना, यू कैन रेफर दिस। तो इसकी प्राइस कितनी होगी? दिस विल बी 799 प्लस जो भी एलिजिबल टैक्सेस हैं वो रहेंगे। बस इतने में हम आपको 12 क्वेश्चंस कराएंगे, और भी बाकी सारी चीजें जो हमने बताई आपको वो चीज इंक्लूडेड है। अभी अगर देखो ना मार्केट में जो भी चल रहा है, तो उनके आंसर जो इवेलुएट करते हैं उनकी क्वालिटी को बस देखना, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी हम जो मॉडल इवेलुएशंस है, और हमने कभी काफ़ी फीडबैक्स भी लिए हैं अपने स्टूडेंट से, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो निपुण ज्वाइन कर चुके हैं और जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, और जो निपुण में है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक भी दिया है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आप इसमें क्लैरिटी से देख सकते हो। इट्स द स्टूडेंट फीडबैक। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ डिटेल के साथ आएंगे, जैसे हम स्टेज वाइज, फेज वाइज अपने सारे कोर्सेज को रिज्यूम कर रहे हैं। वी आर डिले अ बिट, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बट विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट विच इज अवेलेबल टू एक्सेल यू इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। थैंक यू, बाय बाय।